हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजलि शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके प्यारे से चैनल जहां पे आप लर्न कर रहे हैं केमिस्ट्री विद ऑल द क्वालिटी कंसेप्ट्स। तो चलिए, हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है क्लास 11 का टॉपिक सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। यस, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सबसे पहले है क्या? जैसे कि हमें पता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं एंड दे मेक द प्रोडक्ट्स। अब बात ये है कि वो जो रिएक्टेंट्स है, जब भी वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, आर दे फॉलोइंग सम लॉज? क्या वो कुछ लॉज को फॉलो कर रहे हैं? एंड द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स वो किन्हीं लॉज को फॉलो कर रहे हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है जो लॉज को फॉलो नहीं करती है। तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं लॉज को फॉलो करती हैं और इसी तरह से जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो भी कुछ लॉज को फॉलो करते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और हमें वही पढ़ना है आज, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो याद रखिएगा हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। तो क्या है ये इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Number 2, law of constant proportions. Number 3, law of multiple proportions, law of reciprocal proportions and Gay-Lussac's law of combining volumes. तो यही 5 लॉज हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गे-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये 5 लॉज हम लोगों को आज पढ़ने हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से अपना कॉपी पेन उठाकर ले आइए अगर आपने अभी तक अपना कॉपी पेन नहीं लिया है। बाकी जो समझदार बच्चे पहले ही कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, शाबाश भाई शाबाश, तुम लोग बहुत ही समझदार हो। तो चलिए, इन लॉज को हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद करो, जरा थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ये आपने अपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा व्हाइल डूइंग द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये तो बिल्कुल सेम है, 3 लॉज जो है यहाँ पे एडिशन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है? सबसे पहले आप इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश कीजिए। मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है या फिर कोई भी मेरा रिएक्टेंट है A, और ये रिएक्ट कर रहा है B के साथ टू गिव अस C एंड D। A ने B के साथ रिएक्ट किया C और D बनाने के लिए। चलो भैया, बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों ने रिएक्ट करा। ओके, नाउ द थिंग इज, इनके कितने मास से रिएक्ट कर रहे हैं? मान लो जो A है, A का मैंने लिया 5 ग्राम्स, B का मैंने लिया 3 ग्राम्स। A का कितना लिया? 5 ग्राम्स। 5 ग्राम्स ऑफ A रिएक्टेड विद 3 ग्राम्स ऑफ B। और इन्होंने बनाया क्या? इन्होंने बनाए 2 ग्राम्स ऑफ C और साथ में बना 6 ग्राम्स ऑफ D। अभी हम लोगों को बात करनी है टोटल मास की। हम लोगों को किसकी बात करनी है? टोटल मास की। देखो, A और B हमारे हैं रिएक्टेंट्स, C और D हैं प्रोडक्ट्स। ओके, अभी रिएक्टेंट का कितना टोटल मास हम लोगों ने यूज किया? वी हैव यूज्ड 5 ग्राम्स ऑफ A एंड 3 ग्राम्स ऑफ B। तो टोटल हम लोगों ने, टोटल जो रिएक्टेंट का मास था वो कितना था? 8 ग्राम्स। और जब भी हमारे पास प्रोडक्ट बने उनका भी टोटल मास देख लें। हमारे पास बना 2 ग्राम्स ऑफ C एंड 6 ग्राम्स ऑफ D। मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स भी हमारे पास क्या बने? 8 ग्राम्स। यस, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ध्यान से देखिए कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, कितना हम लोगों ने यूज किया। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड इज 8 ग्राम्स, और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बने हैं, प्रोडक्ट का मास भी कितना आया? 8 ग्राम्स। मतलब यहां पे जो टोटल मास है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। हमने रिएक्टेंट का जितना टोटल मास यूज किया है, सेम एग्जैक्ट मास में हमारे पास क्या बनते हैं? प्रोडक्ट्स। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट
mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction or a physical change। तो मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट क्या हो गया, हम लोग कह सकते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास इज neither created nor destroyed in a chemical reaction or a physical चेंज। किसी फिजिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन में जो मास है ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, दैट इज वी कैन से दैट mass is conserved during a chemical reaction or a physical change। केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज के दौरान जो मास है वो हमेशा कंजर्व ही रहता है। सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स, और इसका मतलब यही है कि मास हमेशा कंजर्व रहता है, ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मींस टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हम लोगों के पास आ गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अब यहाँ पे इसका स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, a pure chemical compound always consists of the same elements combined together in a fixed proportion by mass। तो कहता है अगर हमारे पास कोई प्योर केमिकल कंपाउंड है, एग्जाम्पल के साथ समझिए इसको, देखिए मैंने मान लिया कि मेरे पास एक है टैप वाटर, then I have sea water। So basically I'm talking about water irrespective of the source। चाहे टैप वाटर है, चाहे सी वाटर है, चाहे आपके घर का वाटर है, चाहे हमारे घर का वाटर है, चाहे आप मतलब कि कहीं से भी अगर हम लोग वाटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वाटर हमारा क्या हो गया, इट इज रिप्रेजेंटिंग टू अ प्योर कंपाउंड। वाटर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर कंपाउंड को। तो अब वाटर का फॉर्मूला क्या रहता है, वाटर का फॉर्मूला रहता है H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O मींस 2 हाइड्रोजन्स आर कंबाइंड विद दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो वही बात है ना, अब प्योर केमिकल कंपाउंड, एक जो प्योर केमिकल कंपाउंड है ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स, उसमें हमेशा सेम एलिमेंट्स रहेंगे। जैसे हम लोग वाटर की बात कर रहे हैं, वॉट एवर इज द सोर्स, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम ही रहने वाला है। मीन्स द एलिमेंट्स आर सेम, ऑलवेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स। आगे इंपॉर्टेंट है कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, जो कि एक दूसरे के साथ एक फिक्स एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड देयर इज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे 1 एटम है ऑक्सीजन का। अगर हम इनके मासेस का रेशियो ले लें, हम क्या करेंगे, हम इनके अगर एटॉमिक मासेस का रेशियो लें, हाइड्रोजन विद एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर 16, हम सबको पता है। तो अगर एक ऑक्सीजन एटम का मास 1 है तो 2 ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका मास कितना हो गया 2। इसका रेशियो लेंगे विद दैट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना है 16, इनका रेशियो कितना आ गया 1:8। Means hydrogen and oxygen always combine in the ratio of 1:8 in order to make compound water।
तो ये है यहाँ पे बिल्कुल क्लियर पॉइंट कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है उसमें हमेशा सेम एलिमेंट्स रहेंगे कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, जो कि एक डेफिनेट एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन कर रहे हैं। जैसे हमने मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिया तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो कितना आ गया 1/8। तो ये 1/8 की रेशियो में कंबाइन करके हमेशा क्या बनाते हैं, वाटर। दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस और कांस्टेंट प्रपोर्शंस। चलिए इसमें एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता है दैट कार्बन एंड ऑक्सीजन ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं रिएक्ट करने पे, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से अगर हमारे पास हो कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा CaO एंड CO2। मतलब ये दो रिएक्शंस हैं हमारे पास जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन शो कर रहे हैं। सो देयर आर डिफरेंट रिएक्शंस दैट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो डिफरेंट रिएक्शंस डिफरेंट सोर्सेस से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बना किसका हुआ है, किसका बना हुआ है, इसमें एक कार्बन है, ठीक है। सो देयर इज 1 एटम ऑफ कार्बन और इसमें है 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम इनके एटॉमिक मासेस का अभी रेशियो लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन क्या रहता है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। इसी तरह से जो ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर 16। अब एक कार्बन एटम का मास कितना, 12। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स लग रहे हैं, सो वी हैव टू टेक 2 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना रहता है, 16। हमारे पास क्या आ गया, 12:32। हमारे पास क्या आ गया, 12:32। अब ये कितने रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, देयर कंबाइनिंग इन द रेशियो ऑफ 3:8। दिस मीन्स दैट carbon and oxygen always combine in a ratio of 3:8 to make carbon dioxide। तो यहाँ पे भी हमारा प्योर कंपाउंड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है 3:8 में 3:8 की रेशियो में कंबाइन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। सो दिस इज व्हाट आवर लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट एक बार ध्यान से समझिए। If two elements combine to form 2 or more compounds, the mass of one element which combines with a fixed mass of the other in these compounds bear a simple whole number ratio by mass। हो सकता है मेरे स्टेटमेंट रीड करने पे ना सारा से सिर के ऊपर से निकल गया कि ये पता नहीं क्या भाषा लिखी हुई है, कुछ समझ में नहीं आया। आ जाएगा समझ, जब मैं दूसरी बार पढ़ूंगी ना फिर सब समझ में आएगा, साफ साफ समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले आपको पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों में कॉमन क्या चीज है, व्हाट इज कॉमन अमंग द टू। दोनों में एक जैसे एलिमेंट लगे हुए हैं, मतलब कि इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन है। हम लोग इनके रेशियो का भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे हैं। 2 एलिमेंट्स कौन से हम लोगों ने यहाँ यूज कर लिए, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। चलो अब देखो, कार्बन और ऑक्सीजन इसका रेशियो क्या रहेगा। कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन एटम, मतलब कि अगर हमें कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो लेना हो, एटॉमिक मासेस का, कार्बन का एटॉमिक मास कितना रहता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना रहता है 16। कटिंग करेंगे मतलब इसको हमें और सिंपल करना हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6:8 और सिंपल करने पे हमारे पास क्या आ गया 3:4। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो है, होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इज 3:4। यहाँ पे भी अगर हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो लेंगे, हमारे पास कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम्स हैं। एक कार्बन का मास कितना 12 और 2 ऑक्सीजन के एटम्स का मास कितना होगा, एक का 16 है तो 2 का कितना हो गया 32।
अभी इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया, 3:8। इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया, 3:8। अब ध्यान से देखना, ऑक्सीजन इन द केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस इज द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लोग ऑक्सीजन एटम की बात करें, ऑक्सीजन एटम का कितना यहाँ पे वैल्यू हमने ले रखा है, मास का 16। ये किससे कंबाइन कर रहा है, विद दैट ऑफ 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। एग्जाम्पल में रेशियो ले 12:16, और या फिर हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाए दैट 4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग विद 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन। यहाँ पे क्या है, 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात होनी है 32, जिसकी वजह से ये सिंपलेस्ट 8 आया था। 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग विद 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन। अब देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे भी कार्बन का 3 पॉइंट, मतलब कि 3, यहाँ पे भी इसके 3 प्रपोर्शंस आ रहे हैं कार्बन के, यहाँ पे भी कार्बन के कितने प्रपोर्शंस आ रहे हैं, 3। मतलब यहाँ पे कार्बन का मास हम लोगों ने क्या कर दिया, फिक्स। यहाँ पे भी कार्बन के 3 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी 3 ग्राम। अगर हमारे पास 4 ग्राम ऑक्सीजन है तो 3 ग्राम कार्बन, यहाँ पे हमारे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो कार्बन फिर भी 3 ग्राम ही है। सो वी हैव फिक्स्ड द मास ऑफ कार्बन। हमने कार्बन का मास फिक्स कर दिया 3। ठीक है, अब ये कितना ऑक्सीजन यहाँ पे कंबाइन किया, 4। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन कंबाइन किया, 8। अगर इनका आपस में रेशियो लें तो क्या आ जाएगा, 1:2। ठीक है, ये तो फिक्स कर दिया ना। फिक्स करने पे कितना ऑक्सीजन यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड में रिएक्ट करा, कितना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में रिएक्ट करा, इनका रेशियो लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 1:2। तो ये भी क्या आ गया, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब स्टेटमेंट पढ़ो, इफ 2 एलिमेंट्स, की अगर 2 एलिमेंट्स जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, जो आपस में अगर 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके 2 या 2 से कुछ ज्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं, द मास ऑफ 1 एलिमेंट विच कंबाइंस, एक एलिमेंट which combines with the fixed mass of the other। कहते हैं एक एलिमेंट का जो मास, the mass of one element which combines with the fixed mass of the other। जैसे यहाँ 4 ग्राम ऑक्सीजन के फिक्स मास ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन फिक्स मास ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट, कार्बन का मास फिक्स कर दिया ना 3। सो वो चीज है, द मास ऑफ वन एलिमेंट which combines with a fixed mass of the other bear a simple whole number ratio by mass। उनका आपस में भी जो by mass ratio रहेगा that is going to be a simple whole number ratio। समझ पा रहे हो इस चीज को, मतलब स्टेटमेंट अभी ध्यान से दोबारा से वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, एग्जाम्पल को साथ में देखते हुए। So this is the point here, this is what law of multiple proportions state। देखा, नोट किया। एक और एग्जाम्पल ले हम लोग, अभी एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर का। एग्जाम्पल किसका लेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर। Hydrogen peroxide is H2O2 and water is H2O। Hydrogen peroxide is H2O2 and water is H2O। आप किसी का भी मास फिक्स कर लो, देखो अभी तो यहाँ पे फिक्स मास किसी का भी नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, here are 2 proportions of hydrogen combining with 32 proportions of ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन का मास 2, 2 ऑक्सीजन का मास 32। अब मान लो कि अगर हम लोगों को यहाँ पे इसका सिंपल होल नंबर रेशियो लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रपोर्शन 1:16। मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पे हमने कहाँ पे फिक्स कर दिया, 1 पर। हाइड्रोजन का मास कहाँ पे फिक्स हो गया, 1 पर। ठीक है, मतलब इसका 1 देख लिया अभी हमने। इधर H2O में 2 प्रपोर्शंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1, 2 का मास 16।
2 का मास 2 सॉरी, और ऑक्सीजन का कितना आ गया 16। सिंपलेस्ट होल नंबर में ले जाओ 1:8, मतलब हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया ना, हाइड्रोजन के प्रपोर्शंस। अगर मेरे पास 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है, वो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर 8 ग्राम मेरे पास ऑक्सीजन होगा तभी भी वो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट कर रहा है। सो वी हैव फिक्स्ड द मास, एक एलिमेंट का मास हमने फिक्स कर दिया, किसका, हाइड्रोजन का। अब ये जो ऑक्सीजन की आपस में रेशियो है, ये जो रेशियो है इनकी, ठीक है, 16:8 दैट इज 2:1, ये भी क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो वो चीज़ बस लिखी हुई है कि अगर दो एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं, और जो किसी एक एलिमेंट का, द मास ऑफ वन एलिमेंट which combines with the fixed mass of the other, then it also bears a simple whole number ratio by mass। तो जब ये जो कंबाइन कर रहे हैं फिक्स मास के साथ, इनके मासेस का रेशियो भी लेंगे तो वो भी क्या आएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सो ये है, नोट कर लीजिए इसे एक बार। इसी तरह से हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स बने, सो दैट और क्लैरिटी आ जाए। तो हम लोग बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हमारे पास बड़े भारे होते हैं, कैसे, जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, N2O विच इज़ अ लाफिंग गैस, मतलब ये मसल्स को थोड़ा पुल कर देता है, ऐसा लगता है पर्सन जो है स्माइल कर रहा है इसको इनहेल करने के बाद। देन वी हैव N2O3, N2O4 एंड N2O5, मतलब यहाँ पे हमारे पास 5 कंपाउंड्स बन गए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल मासेस कितने लग रहे हैं। मास ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कंबाइंड, कि कंबाइन होने पर नाइट्रोजन एटम्स का कितना मास लग रहा है। एक नाइट्रोजन का मास कितना, 14, बाकी सभी में 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, 14 × 2 28, बाकियों में कितना लग रहा है मास, 28। अब इनके साथ कितनी कितनी ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है वो देख लेते हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कंबाइंड, कंबाइन होने पर ऑक्सीजन एटम्स का क्या मास लग रहा है। एक ऑक्सीजन का मास 16, यहाँ पे भी 16 मास आ जाएगा, यहाँ पे 48, यहाँ पे 64 और यहाँ पे 80। पता है ना, वो मल्टीप्लाई करा हुआ है सिंपली। अब हमें किसी एक का मास फिक्स करना है। अगर देखा जाएंगे सारे 28 है, यहाँ पे 14 है, ऐसा करते हैं नाइट्रोजन का मास जो है वो फिक्स करवा लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग मान लेते हैं कीपिंग द मास ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड एट 14 AMU। 14 AMU पे नाइट्रोजन का मास जो है फिक्स करवा लेते हैं। ये फिक्स रह गया 14, ये कितना हो गया 28 का हाफ, सॉरी 28 को भी हमने क्या करना है 14, ये भी 14 फिक्स करना है, ये भी 14 फिक्स करना है, ये भी 14 फिक्स करना है। सो बेसिकली ये 14 14 14 हुआ कैसे, हाफ करने पर। अब ये जब हमने यहाँ पे इन सभी के मासेस को हाफ कर दिए तो 14 आ गया ना, वो तो ऑलरेडी 14 था। अब इसके साथ जो ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है, ऑक्सीजन एटम्स combining, mass of oxygen atoms combining with fixed mass of नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ ऑक्सीजन कितनी कितनी कंबाइन कर रही है। देखो इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं था, 14 का 14 रखा, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन हमारे पास कंबाइन कर रही है दैट विल ऑल्सो रिमेन 16, और यहाँ पे 16 का हाफ कितना आ गया 8, 48 का हाफ आ गया 24, 64 का आ गया 32 और 80 का हम लोगों के पास आ गया 40। अब ये जो ऑक्सीजन के मासेस जो कंबाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 16:8:24:32:40। अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लगा दें
तो ये 8 आगे आ जाएगा, 8:16:24:32:40। सिंप्लीफाई करने पे सिंपलेस्ट रेशियो देखो, ऐसा नहीं लग रहा है 8 का टेबल चल रहा है, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या बन गई 1:2:3:4:5। तो मतलब ये है कि जब ये ऑक्सीजन के एटम्स फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो इनके मासेस भी जो है आपस में फिक्स्ड होल नंबर रेशियोज में आ रहे हैं। तो यही है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। अभी नेक्स्ट हमारे पास आ गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस। स्टेटमेंट देखिए, द रेशियो इन विच टू एलिमेंट्स combined separately with a fixed mass of the third element is either the same or is a simple whole number multiple of the ratio in which they are combining with each other। फिर से एग्जाम्पल ही देती हूँ तभी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ एलिमेंट्स की बात करें, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें। दे बोथ कैन कंबाइन विद कार्बन, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ये दोनों ही कार्बन के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड मान लिया हमने मीथेन, कार्बन और ऑक्सीजन का मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द रेशियो इन विच टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, कि जब भी हम लोग दो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, व्हेन दे कंबाइन विद थर्ड एलिमेंट, जो थर्ड एलिमेंट है उसका मास आपको फिक्स लेना होगा। यहाँ पे हम लोग कार्बन का मास क्या लेंगे, फिक्स्ड, मीन्स व्हेन हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, व्हेन ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन। बोले द रेशियो इन विच टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स जो हैं दे कंबाइन सेपरेटली कंबाइन करें विद द फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। तो जिस थर्ड एलिमेंट के साथ ये सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं उस थर्ड एलिमेंट का मास आपको फिक्स रखना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है मीथेन। मीथेन में अगर हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन के मास का रेशो लें, हाइड्रोजन का मास कितना यूज हो रहा है 4, क्योंकि 4 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, एक एटम का मास 1, तो 4 एटम्स का मास हो गया 4। कार्बन का मास कितना हो गया यहाँ पे 12, तो मतलब 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंबाइनिंग विद 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। यहां तक। अब कार्बन और ऑक्सीजन की बात करेंगे, कंपाउंड बनाया इन्होंने CO2, हम लोग लेंगे ऑक्सीजन और कार्बन के मास का रेशो। ऑक्सीजन के कितने एटम्स लग रहे हैं 2, तो एक एटम का मास 16, दो ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना हो गया 32, कार्बन का मास कितना है 12। ध्यान से देखो यहाँ पे भी कार्बन का मास कितना है 12, यहाँ पे भी कार्बन का मास कितना है 12। सो दीज एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं विद फिक्स मास ऑफ कार्बन। ठीक है, 4 ग्राम हाइड्रोजन 12 ग्राम कार्बन के साथ, 32 ग्राम ऑक्सीजन 12 ग्राम कार्बन के साथ। तो यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग समझ में आया। अब जो इनका कॉम्बिनेशन है, जैसे ये हमारे पास 4:12 है मीथेन में, 32:12 है कार्बन मोनोऑक्साइड में। अगर इनकी ये जो रेशोज हैं इनका आपस में अगर हम लोग चेक करें रेशो, तो क्या आएगा 4:12, उधर क्या है 32:12, और ये हमारे पास क्या आ गया 1:8। मतलब इसका मतलब जो कंपाउंड्स इन्होंने बनाए मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका रेशियोज अगर हम लोग आपस में कंपेयर करें 4/12 उधर से 32/12, तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ गया 1:8। अब बात क्या कही जा रही है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं और ये वाटर बना रहे हैं, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन कितना 2, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना 16, सिंपलेस्ट रेशियो कितनी आ गई 1:8। यही कहा गया है द रेशो, वो रेशो इन विच जिसमें टू एलिमेंट्स, जो दो एलिमेंट्स हैं कंबाइन सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं विद द फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट इज ईदर द सेम। जब ये रेशो लेनी है इसका
और इसका आपस में क्या ले लिया, रेशो कितना आया 1:8। इज ईदर द सेम, या तो बिल्कुल सेम होगा, और इज अ सिंपल होल नंबर मल्टीपल, या सिंपल होल नंबर मल्टीपल आएगा रेशो का, इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर, जिसमें ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो ये है स्टेटमेंट और एग्जाम्पल, इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग करेंगे हमारा 5th लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज गेल-ल्यूसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। सो व्हाट द स्टेटमेंट इज, under similar conditions of temperature and pressure, whenever gases combine, they do so which bear simple whole number ratio with each other and also to the gaseous product। बिल्कुल सिंपल है ये, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस जब भी क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन करती है इन ऑर्डर टू मेक HCl गैस। ये रहा इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, H2 + Cl2 gives 2HCl। तो यहाँ क्या हो रहा है, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एंड इट इज मेकिंग 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl। तो रिएक्टेंट्स का आपस में रेशो कितना 1:1, और यहाँ प्रोडक्ट का 2, वही लिखा हुआ है। जब भी सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे व्हेनेवर गैसेस कंबाइन, जब भी गैसेस कंबाइन करती हैं, दे डू सो विच बियर सिंपल होल नंबर रेशियो टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द गैसियस प्रोडक्ट। तो मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो आएगी। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे N2 नाइट्रोजन गैस अपॉन कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस, N2 + 3H2 gives 2NH3। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गया, रेशो क्या आ गया इसका 1:3:2। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइनिंग विद 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन टू मेक 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया, 1:3:2। तो बस यही है कि जब भी ये गैसियस प्रोडक्ट बनाती हैं गैसेस आपस में कंबाइन करने पे, तो जो सारी चीज़ है आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में ही रहने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट गेल-ल्यूसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो चलिए इसी तरह से हम लोगों ने कवर कर लिए हैं 5 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आई रियली होप कि आपके नॉलेज में इन्हांसमेंट हुआ होगा, आपको अच्छे से जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए, और इस वीडियो को जल्दी से वायरल कर दीजिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आकर फंसते हैं। वी रियली नीड योर सपोर्ट, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपका एक लाइक करना, आपका शेयर करना शायद से हमें और ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है कि हम लोग आपके लिए ऐसा और अच्छा कंटेंट लेकर आए और आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करें अपने एग्जाम्स में। आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो, तो कुछ नहीं जाएगा शेयर करने में या सब्सक्राइब करने में। सो डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट अस। अगर आप हमें प्यार करते हैं तो अपना प्यार प्लीज़ शो कीजिए, और जल्दी से इस वीडियो को सभी तक पहुंचाइए, so दैट जो लोग हैं इस चैनल से और ज़्यादा बेनिफिट ले सके, और इसी तरह से हम लोग आपकी हेल्प करते रहें। तो चलिए इसी तरह से देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप पहली बार आए हैं, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कंसेप्ट कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं। और भी कोई अगर आप मॉडिफिकेशंस चाहते हैं, कोई आपके सजेशंस हैं, दे ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे हमारी वीडियोस में। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में।